मैं ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया। उधर से किसी ने बताया कि अरुणा, तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूँ, क्योंकि ऑफिस में ऑडिट पार्टी आई हुई थी। जब ऑडिट चल रहा होता है तब प्राय साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तत्काल साहब को फोन लगाया और उन्हें ससुर जी के अवसान की सूचना दी। घर आकर तत्काल में अपना रेल टिकट बुक किया, जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं दौड़कर S7 कंपार्टमेंट में घुस गई। मेरे सीट पर बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमी पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। सच कहूँ तो मेरा दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी वैसे वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटनाक्रम याद आने लगा जो उनके साथ जुड़ा था। मुझे आज भी याद है, मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। जब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे तब उन्होंने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हाँ, हमेशा यही याद रखना कि यह तुम्हारा ससुराल है। मैं उनके यह कठोर वचन सुनकर दंग भी हुई और डर भी गई। दरअसल मेरे पति अरुण मिलिट्री में थे। शादी के लिए वे 1 माह की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तत्काल बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए और वहां से लौटने के बाद महाबलेश्वर, पूना गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गए यह हमें पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गईं और वे फिर कश्मीर चले गए। जब एक दिन हम महाबलेश्वर में सनसेट पॉइंट पर बैठे थे तब बातों बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के तहत सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों के घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर सीमा पार से दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करती रहती है, इसलिए हमें हमेशा सहज रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकती है। जब उनकी यह बात पूरी हुई तब मैंने ही सवाल किया, आप मुझे कश्मीर घुमाने कब ले जाएंगे? तब तत्काल जवाब देते हुए वो बोले, अरुणा, अगली बार जब इंदौर आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ कश्मीर ले जाऊंगा। उनके कश्मीर पहुंचने का फोन आया और उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने ही फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कर्नल सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे अरुण शहीद हो गए। उधर से टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने 90 तुले सपाट शब्दों में मुझे मेरे पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि उनको अपने बेटे के शहीद होने का गम है भी या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रह सकता। कोई पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है, यह सोचकर मैं हैरत में थी। अरुण के निधन के 1.25 महीने बाद मेरे माता पिता पैरी छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरे ससुराल आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को भी हमारे साथ चलने के लिए निवेदन किया तब वे बोले, तुम अरुणा को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म अदायगी करो। मैं इन प्राचीन ढकोसलों को नहीं मानता। पापा जी उनका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। करीब 10 दिन मायके में रहने के बाद मैं पुनः अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रही, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वे पहले किया करते थे। मैं कोने में बैठे बैठे सोचती रहती कि यह कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नजर नहीं आता। एक दिन जब हम साथ बैठे थे तब मैंने ही उनसे पूछा, बाबूजी, क्या आपको अरुण की याद नहीं आती? मैं तो उनके गम को अपने हृदय से अलग नहीं कर पा रही हूँ।
तब उन्होंने अपनी अग्नि आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन उसने मिलिट्री ज्वाइन की उसी दिन मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक न एक दिन तो मुझे सुनने को मिल ही सकती है। फिर जो देश के लिए शहीद हो गया है उसका गम क्यों करें। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं दंग रह गई। कुछ दिन और बीते। मैं अक्सर उदास ही बैठी रहती थी। एक दिन वे मेरे कमरे में आए और बोले, यह क्या तुम दिन दिन भर बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी रहती हो? अरुण की मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि वे बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपनी जवानी में अपनी जीवन संगिनी खोई थी। तब अरुण केवल 5 बरस का था और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता। यदि तुमने तुम्हारा सुहाग खोया है तो मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी, मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भ्रम जाल में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी विशिष्ट शैली में वे बोले, तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तब तो कुछ अपने बारे में सोच सकोगी ना। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी, अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू कर। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद वे मुझे बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं यह सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। यह सब काम मैं सीख गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद जब मैं अकेली रहती तब उदास हो जाती थी। एक दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यह होगा कि तुम फिर अपने मायके चली जाओ या इस घर के अलावा कहीं और रहने चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेली कैसे रह पाऊँगी, तो वो बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही हल करना है। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रुख देखकर मैंने तय किया कि वास्तव में अब रोने मात्र से काम नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर को मैं अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी।